वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। वर्ष 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने टीएमसी को हराकर ऐतिहासिक जीत हासिल की है। इसमें ममता बनर्जी का 15 साल का पुराना शासन भी समाप्त हो गया और बीजेपी ने राज्य में अपनी पहली बार सरकार बनाई है। आपने देखा कि कैसे इस बार रिकॉर्ड मतदान बंगाल में दर्ज किए गए, लगभग 92% और उससे भी अधिक। और चुनाव में मुद्दों की बात करें तो महिला सुरक्षा, रोजगार, कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार जैसे विषय इस बार केंद्र में रहे। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के साइलेंट वोटरों ने भी इस बार चुनाव में बदलाव के पक्ष में अपना महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। तो ये भारत के एक राज्य की चुनावी व्यवस्था है और हम इसी से संबंधित आज बात करने वाले हैं, सार्वभौमिक मताधिकार और भारत की निर्वाचन प्रणाली पर। हम एनसीईआरटी पॉलिटी कक्षा 8 के अध्याय 5 के आधार पर अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। इस लेक्चर में इस अध्याय में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और भारत की निर्वाचन प्रणाली पर चर्चा की गई है। इसमें लोकतंत्र की नींव, मतदान का महत्व, चुनाव प्रक्रिया आदि को विस्तार से समझाया गया है। चैप्टर की शुरुआत में कुछ प्रश्न लिए गए हैं, जैसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या होता है, निर्वाचन प्रणाली क्या है और भारत की निर्वाचन प्रणाली कैसे काम करती है। तो आइए एक एक चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ है हर नागरिक जिसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है, बिना किसी भेदभाव के वो वोटिंग कर सकता है, अपना मत दे सकता है। भारत में मतदान की आयु पहले 21 वर्ष थी। 1988 में इसे घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। भारत की निर्वाचन प्रणाली फर्स्ट पास्ट द पोस्ट की पद्धति है, जिसमें सबसे अधिक वोट पाने वाले प्रत्याशी को विजयी घोषित किया जाता है। और अगर मतदाताओं की बात करें तो 2024 के आंकड़ों के अनुसार लगभग 98 करोड़ मतदाता भारत में रजिस्टर्ड हैं। और भारत विश्व के उन कुछ ही देशों में है जहां महिलाओं को स्वतंत्रता के तुरंत बाद मतदान का अधिकार दिया गया। मतदान केवल एक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव भी है और यहाँ नागरिकों को अपने भविष्य और प्रतिनिधियों को चुनने का अवसर दिया जाता है। हमारे देश में एक ऐतिहासिक स्रोत भी है, उत्तर मेरूर शिलालेख, जो तमिलनाडु में है और तमिलनाडु से मिला था, 10वीं शताब्दी का है, जिसमें जनप्रतिनिधियों के चुने जाने की व्यवस्थाओं का विस्तृत विवरण किया गया है। बात करें अगर चुनावों के प्रकार की, तो देश में लोकसभा चुनाव, राज्य विधानसभा चुनाव, राज्य राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव और स्थानीय निकायों के चुनाव होते हैं। लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव जो है वो प्रत्यक्ष तरीके से होते हैं। राज्यसभा के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव होते हैं, जहां विधायकों द्वारा सदस्य चुने जाते हैं। भारत में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के जो चुनाव की जो प्रक्रिया है, यह सामान्य चुनाव से थोड़ी अलग होती है। इन दोनों पदों के जो चुनाव हैं वो इनडायरेक्ट होते हैं, यानी अप्रत्यक्ष तरीके से होते हैं। अर्थात जनता इसमें सीधे वोट नहीं डालती, बल्कि अपने चुने गए प्रतिनिधि उनके वोट करते हैं। अब समझते हैं भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। तो भारत का राष्ट्रपति का चुनाव संविधान का अनुच्छेद 54 और 55 के तहत एक विशेष निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। ये निर्वाचक मंडल राष्ट्रपति को चुनने के लिए निम्नलिखित निर्वाचक सदस्य वोट डालते हैं। इसमें संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। सभी राज्यों की सभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। दिल्ली और पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा की निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं। यहाँ यह बात आप ध्यान में रखें कि संसद या विधानसभाओं के जो नॉमिनेटेड सदस्य होते हैं और जो विधान परिषद के सदस्य होते हैं वो इसमें भाग नहीं लेते। राष्ट्रपति की चुनाव पद्धति जो है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की जैसी होती है। इस प्रणाली में एक सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का उपयोग होता है, जिसमें वोटर बैलेट पेपर पर उम्मीदवार को अपनी पसंद की प्राथमिकता फर्स्ट सेकंड थर्ड के रूप में देते हैं। अब बात करें हम उपराष्ट्रपति के चुनाव की। उपराष्ट्रपति का पद भी एक बहुत ही सम्मानजनक पद है और इनका चुनाव संविधान के अनुच्छेद 66 के तहत होता है।
यह भी अप्रत्यक्ष और एकल संक्रमण मत प्रणाली द्वारा होता है, लेकिन इसमें निर्वाचक मंडल थोड़ा अलग रहता है। उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है उसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य वोट डालते हैं। इसमें लोकसभा और राज्यसभा के सभी जो निर्वाचित और नॉमिनेटेड सदस्य हैं वो दोनों शामिल होते हैं। राज्यों की विधानसभा या विधान परिषदों का उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई योगदान नहीं होता। चुनाव की पद्धति राष्ट्रपति का चुनाव की तरह ही इसमें भी अनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमण मत और गुप्त मतदान प्रणाली का उपयोग किया जाता है। आगे चैप्टर में भारत के निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 भारत में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में चर्चा करता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देश में स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव की सर्वोच्च शक्तियां और जिम्मेदारी प्रदान करता है। इसमें इस आर्टिकल में उसके सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन और कंट्रोल से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। अनुच्छेद 324(1) के मुताबिक भारत में सभी प्रमुख चुनावों की मतदाता सूची तैयार करने से लेकर चुनाव संपन्न कराने तक का पूरा अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निर्वाचन आयोग में निहित है। इसके कुछ और भी कार्य हैं, जैसे यह संसद के लोकसभा और राज्यसभा, राज्यों के विधानमंडलों, विधानसभा और विधान परिषद, राष्ट्रपति का चुनाव करवाना, उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाना आदि कार्य करता है। यहाँ आप ध्यान रखें कि पंचायत और नगर पालिकाओं के चुनाव राज्य चुनाव आयोग द्वारा कराए जाते हैं, न कि भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा। अगर इसके कंपोजिशन की बात करें तो चुनाव आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और राष्ट्रपति द्वारा वो समय समय पर निर्धारित किए जाने वाले अन्य चुनाव आयुक्त भी शामिल होते हैं। इन सभी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और इनके हटाने की प्रक्रिया भी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की तरह है, यानी मुख्य चुनाव आयुक्त को उनके पद से केवल उसी तरह और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जैसे सुप्रीम कोर्ट के किसी न्यायाधीश को हटाया जाता है, यानी महाअभियोग प्रस्ताव के द्वारा। सेवा शर्तों की बात की जाए तो नियुक्ति के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त की सेवा शर्तों में कोई भी अहितकर बदलाव नहीं किया जा सकता। तो चैप्टर में बहुत सारी चीजें दी गई हैं, कुछ टर्म भी दिए गए हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी निर्वाचन क्षेत्र वो भौगोलिक क्षेत्र होता है जहां से प्रतिनिधियों को चुना जाता है। भारत में लगभग 543 निर्वाचन क्षेत्र हैं। अगला एक टर्म है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, यानी ऐसी प्रणाली जिस उम्मीदवार को सबसे अधिक वोट मिलते हैं वह विजयी घोषित होता है, चाहे कुल मतों का बहुमत उसे मिले या ना मिले। इसी तरह अन्य टर्म है सीक्रेट बैलेट, ऐसी व्यवस्था जिसमें मतदाता अपने मत को गुप्त रूप से डालता है ताकि उसकी पसंद किसी को पता ना चले। हमारे यहाँ वोटिंग जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा होता है। यह एक तेज, सुरक्षित और पारदर्शी मतदान प्रणाली सुनिश्चित करती है। इसके अलावा वीवीपीएटी यानी वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल भी होती है। ये क्या है? तो ये एक ऐसी प्रणाली है जिसमें मतदाता देख सकता है कि उसने जिस उम्मीदवार को वोट दिया है उसका नाम और चुनाव चिन्ह पर्ची पर दर्ज हुआ है कि नहीं। जैसे ही मतदाता बटन दबाता है, वीवीपीएटी के शीशे के पीछे कागजी पर्ची प्रिंट होती है और इस पर्ची पर उम्मीदवार का क्रमांक, नाम, चुनाव चिन्ह आदि छपा होता है। यह पर्ची मतदाता को 7 सेकंड तक दिखाई देती है, जिससे वह यह सुनिश्चित करता है कि उसका वोट सही उम्मीदवार को गया है जिसे उसने दिया है। भारत के चुनाव में नोटा का भी सिस्टम है। नोटा मतलब नन ऑफ द अबोव। इसका अर्थ होता है कि यदि कोई उम्मीदवार उसे पसंद नहीं है मतदाता को, तो वह उपरोक्त में से नोटा का विकल्प भी चुन सकता है। अब बात करते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की। चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए बनाए गए नियम ताकि सत्ता का दुरुपयोग न हो और चुनाव निष्पक्ष हो। ये एक टर्म है जो बुक्स में दिया गया है। इसे आइए हम डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता क्या रहेगा। यह एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया गया दिशा निर्देशों नियमों का एक संग्रह है। यह चुनाव अवधि के दौरान सभी राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और सरकार के आचरण तथा व्यवहार को नियंत्रित करती है। चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव की तारीख की घोषणा के साथ ही ये एमसीसी तुरंत लागू हो जाता है और इसकी समाप्ति चुनावी प्रक्रिया और नतीजों की घोषणा के बाद से हटा दिया जाता है।
इसके कुछ मेन पॉइंट्स आप समझ लें स्टूडेंट्स। जैसे सरकारी घोषणाओं पर इस पर रोक लग जाती है, यानी कोई भी सत्तारूढ़ सरकार किसी भी नई योजना, प्रोजेक्ट या वित्तीय अनुदान आदि की घोषणा नहीं कर सकती। जब एनसीसी लागू होता है तब चुनाव प्रचार के लिए भी सरकारी गाड़ियां, विमान, बंगले, पैसे इत्यादि का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। और जो पूरी प्रशासनिक व्यवस्था होती है वह पुलिस तंत्र ये चुनाव आयोग के मार्गदर्शन और नियंत्रण में काम करने लगते हैं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन के संबंध में इसमें बताया गया है कि ये मूल रूप से कोई सीधा वैधानिक कानून तो नहीं है, बल्कि राजनीतिक दलों की आपसी सहमति से बना एक नैतिक दस्तावेज है। हालांकि यह स्वयं कानून तो नहीं है, लेकिन इसके उल्लंघन पर भारतीय न्याय संहिता और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। सबसे पहले केरल में एनसीसी कोड लागू हुआ था, उसके बाद भारत के अन्य राज्यों में। अब बात करते हैं टीएन शेषन की, जो भारत के 10वें मुख्य चुनाव आयुक्त थे, जिनका जिक्र पुस्तक में किया गया है। इन्होंने भारतीय चुनाव प्रणाली का पूरी तरह से कायाकल्प कर दिया था। 1990 से 96 तक टीएन शेषन अपने कार्यकाल के दौरान एक कमजोर और माने एक चुनाव आयोग को देश के सबसे शक्तिशाली संस्थाओं में से बना दिया। टीएन शेषन 1955 बैच के तमिलनाडु कैडर के आईएएस अधिकारी थे और उन्हें 1996 में अपने कार्यों के लिए प्रतिष्ठित रमन मैग्सेसे पुरस्कार भी मिला हुआ था। 90 के दशक में जब भारतीय चुनाव में बूथ कैप्चरिंग, बाहुबल, फर्जी वोटिंग और शराब, पैसे इत्यादि का खुलेआम दुरुपयोग होता था, उस समय टीएन शेषन ने आकर कड़ाई से नियमों को लागू किया। उन्होंने आचार संहिता को अपना हथियार बनाया, वोटरों को पहचान पत्र दिलाया और आइडेंटिटी कार्ड अनिवार्य कराया। चुनावी खर्च की सीमाओं को उन्होंने तय की, जिससे भारत में स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव व्यवस्था शुरू हुई। इसकी नींव टीएन शेषन ने ही रखी थी। चैप्टर में अंत में चुनौतियां और आगे की बात की गई है कि मतदाता जागरूकता की कमी होती है, धन और शक्ति का दुरुपयोग भारत में बहुत होता है, चुनावी हिंसा और भ्रष्टाचार भी होता है और तकनीकी सुधार और पारदर्शिता बढ़ाना आवश्यक है। साथ ही सोशल मीडिया का भी प्रभाव बहुत हमारे चुनाव में देखा जाता है। यह मतदाताओं को प्रभावित करता है, कभी कभी फेक न्यूज या गलत सूचना देकर तीव्र नई चुनौती भी पैदा करता है। तो कुल मिलाकर इस चैप्टर में यही समझाने का प्रयास किया गया है कि जो भारत की चुनाव प्रणाली है वह कितनी विशाल है, विविध है और कितनी जटिल है, और लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए इसमें पारदर्शिता, नागरिकों की सक्रिय भागीदारी कितनी आवश्यक है। मतदान किसी भी लोकतंत्र की आत्मा होती है और जब हर नागरिक स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से चुनाव में भाग लेता है तभी लोकतंत्र सशक्त और जीवंत रहता है। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, फिर कभी मिलेंगे अगले लेक्चर के साथ। धन्यवाद। चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।